आज आप सब देख के मैं बहुत खुश हूँ। जैसे कि हर चौथे सैटरडे हम विद्या सीरीज लेकर आते हैं, आज बल्कि आज अपना महीने का 5वां सैटरडे है। और आज का वेबिनार जो कर रहे हैं वो है हमारे अपने बहिश्ते दाबू, जो आपको अपनी स्पेशलिटी के बारे में, थेरेपी कैसे दी जाती है घर में, उसके बारे में वो आपको जानकारी देंगे। बहुत खुशी हो रही है आज इतनी बड़ी तादाद में आज हमारे साथ आप जुड़े हो, और ये एक रिकॉर्ड तादाद है। और ये तादाद क्यों है? क्योंकि आप लोगों ने हमें फीडबैक फॉर्म भर के आप हमको बताते हैं कि आपको किन विषयों पे ये वेबिनार्स चाहिए। तो प्लीज़ आइंदा भी अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए, ताकि हम को जो वेबिनार्स चाहिए, जो टॉपिक्स पे आपको चाहिए, वो हम। तो आज का वेबिनार है कि अपने बहिश्ते दाबू, जो हमारे को-फाउंडर, ट्रस्टी और मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ वी कनेक्ट फाउंडेशन है। और वो हमें जानकारी देंगे कि ऑडिटरी वर्बल थेरेपी घर पे कैसे दी जाए। सो वेलकम वाहिश्ते, इट्स अ प्लेजर। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको इस मंच पे वेलकम करते हुए। और थैंक यू फातिमा। बता रही थी कि वो खुद एक LSLS सर्टिफाइड थेरेपिस्ट है, जो हमारे देश में बहुत कम मात्रा में ऐसे थेरेपिस्ट है। और मैंने अब बताया कि वो को-फाउंडर और मैनेजिंग ट्रस्टी है वी कनेक्ट फाउंडेशन की। वो अपनी एक खुद सर्विस चलाते हैं, जैसे कि जिनका नाम है इंटीग्रेटेड सर्विसेज फॉर लिसनिंग एंड स्पोकन लैंग्वेज। और वो इस प्रोफेशनल प्रैक्टिस में लास्ट 18 साल से वो है। वो एक ट्रस्टी है उमंग एजुकेशन और रिसर्च सेंटर फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड इन अहमदाबाद, और वो को-फाउंडर है ऑनलाइन AVT के। वो गेस्ट फैकल्टी है अलियावर जंग इंस्टीट्यूट के फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ऑडिटरी वर्बल थेरेपी। वो एक सर्टिफाइड मेंटल हेल्थ ट्रेनर और प्रैक्टिशनर है ऑफ नैरेटिव प्रैक्टिसेस। माना कि वो दूसरे प्रोफेशनल्स को मॉनिटर करते हैं ये कोर्स करने में, जो LSLS सर्टिफाइड कोर्स है। और अभी वो हमारे AG बेल, जो विश्व की बहुत ही प्रख्यात संस्था है, जो USA बेस्ड है, वो उनकी एक मेंबर है इन द LSLS सर्टिफिकेट इन द फैकल्टी। और वो एक एम्बेसडर भी है। She was chosen as an ambassador for the year 2021 for the AG Bell Virtual Symposium. और वो डेफिनेटली एक पेरेंट है एक 24 साल के नौजवान का। तो वेलकम वाहिश्ते, और डेफिनेटली हमारे पेरेंट्स आज बहुत बहुत सीख के जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फातिमा। एंड मैं बहुत ही खुश हूँ आज आप सबके सामने मेरी फेवरेट टॉपिक ऑडिटरी वर्बल थेरेपी घर पे हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आपसे शेयर करने के लिए। तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि ये चीज थेरेपी हम बच्चे के लिए जो करते हैं वो क्या है। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे कि ऑडिटरी वर्बल थेरेपी क्या है, उसका गोल क्या है, थोड़े से उसके स्ट्रैटेजीज या तरकीबें हम कैसे घर पे प्लानिंग करके एक्टिविटीज हमारे बच्चों के साथ कर सकते हैं। तो मैं पहले एक छोटे से वीडियो के साथ शुरू करूंगी। आप सब खुद का माइक म्यूट पे रखेंगे तो हम ये वीडियो सुन पाएंगे। ये छोटी सी एक्टिविटी है। ये एक बच्चा है जिसका कॉक्लियर इम्प्लांट हुआ है, और ये घर पे उसकी मम्मी उसको कैसे सीख के उसके साथ खाना कैसे खाना वो उसके ऊपर काम कर रही है। तो प्लीज मैं भी अपना माइक म्यूट कर रही हूँ और आप सब भी खुद का माइक म्यूट करके आप सुनिए और यहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है। ओके, फिर अंत में चाहिए तो मैंने आप सबको बोला था एक पेन और पेपर लेके आना। कोई भी क्वेश्चन है आप लिख लीजिए और फिर एंड में हम आंसर करेंगे। Monsters.
No. It's yummy. Mama, I heard that. He wants water, huh? But we don't give him water because he makes a very big mess. What do you want? What do you want? It's What is it? Look, empty. Oh, it has funny drops. Look, drops of funny. Splash, splash, splash. He wants to splash it and then he makes a very big mess. So this is a bad habit that we've taken out very successfully under my supervision. Yum. Open your mouth. तो यहाँ पे आप सबने देखा कि ये बच्चे का इम्प्लांट, नया इम्प्लांट हुआ है और उसकी मम्मी उसको खाना खिला रही है और आपने देखा कि कैसे वो उसके साथ बात कर रही है, उसको खाना खिला रही है, मुंह खोलो, खाओ, अच्छा है, वो सब भाषा दे रही है। अभी उसको पानी का ग्लास चाहिए था, तो मैंने उनको बोला, आप पानी का ग्लास उनको दो। तो मम्मी ने बोला कि नहीं, मैं नहीं देती क्योंकि वो पानी डाल के पूरा मेस करता है। पर फिर भी उन्होंने उसको पानी के ग्लास के साथ भाषा दी। उसको बोला कि ये देखो, ये ग्लास खाली है और ऐसे उल्टा किया तो उसमें से 2-3 बूंद पानी निकला। तो उन्होंने बताया, ये देखो थोड़ा-सा पानी आया। तो ये ऐसी भाषा जितना हम बच्चे को दे सकते हैं पूरे दिन में, हमारी रोजमर्रा की रूटीन में, तो बच्चा भाषा सीख पाएगा। तो ऑडिटरी वर्बल थेरेपी क्या है? हम सबको पता है कि हम एज पेरेंट्स हम बोलते हैं हम बच्चे को थेरेपी के लिए लेके जाते हैं। पर एक चीज ध्यान में रखना है कि हमारा बच्चा जिसको कॉक्लियर इम्प्लांट हम करते हैं, तो उसको ऑडिटरी वर्बल थेरेपी क्या है, तो उसकी थोड़ी सी आपको जानकारी आएगी, तो घर पे आप और ज्यादा अच्छे से उसके साथ काम कर सकते हैं। तो पहले तो वो एक अर्ली इंटरवेंशन अप्रोच है, यानी बच्चे को छोटेपन में कान की जांच करके हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट लगा के उसकी थेरेपी शुरू होती है और उसको सुन के बोलना हम शुरू उसके दिमाग तक। सो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम उसको कॉक्लियर इम्प्लांट या अच्छी तरह से प्रोग्राम करके हियरिंग एड डालते हैं, तो उसके दिमाग तक सिग्नल जाती है, सुनने की सिग्नल, और जैसे सुनने की सिग्नल उसके दिमाग तक जाती है, बच्चा सुन के भाषा सीखना स्टार्ट करता है। ये ऑडिटरी वर्बल थेरेपी कैसे होती है? पहले तो जल्दी से जांच करनी, फिर उसका हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट लगाना, और तीसरा, हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट सिर्फ लगाने से फायदा नहीं होता है। हमको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज है कि उसका जो कॉक्लियर इम्प्लांट है या हियरिंग एड, उसका सही से सही प्रोग्रामिंग होना चाहिए। क्यों? ताकि उसकी जो सिग्नल है बहुत अच्छी तरह से और मजबूती से उसके दिमाग तक जाए। जितनी वो सिग्नल उसके दिमाग तक जाएगी, उतना बच्चा अच्छे से सुनेगा। एक चीज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी कि हम कान से नहीं, हम दिमाग से सुनते हैं। तो कान तो सिर्फ एक जरिया है हमारे दिमाग तक सिग्नल भेजने के लिए, पर जब भी ये सिग्नल दिमाग तक अच्छी तरह से मजबूती से जाती है, तो वहां जैसे एक लाइट का बल्ब चालू होता है, वैसे न्यूरॉन्स फायर होते हैं। यहाँ पे आवाज आई तो वो फायर हो गई, यहाँ पे आया, और बीच का रास्ता भी वो मजबूती से बनता जा रहा है। तो हमारे दिमाग में जैसे एक न्यूरॉन्स का जाल बन जाता है। तो जितना हमारे दिमाग में अच्छे से सिग्नल पहुंचे, उतना हमारा दिमाग से हम सुनना शुरू करते हैं। तो ये एक चीज एज पेरेंट्स हमको जानना बहुत जरूरी है। और सिर्फ ये सिग्नल पहुंचने से बच्चा सुनता नहीं है, हमको एज पेरेंट्स भाषा देनी है।
सुबह से शाम तक पूरा दिन हमको बच्चे को भाषा देनी है। जितनी हम रोज की भाषा जो वो करता है, उठता है, बैठता है, वो सब चीजें की भाषा करेंगे तो ही बच्चा सुन के बोलना सीख पाएगा। अभी मुझे आप सबको ये बताना है कि ऑडिटरी वर्बल थेरेपी जो थेरेपी है वो खास करके पेरेंट सेंटर्ड थेरेपी है, यानी कि पेरेंट्स और पालकों की सहयोग से ही बच्चा आगे सीखना शुरू करेगा। तो यहाँ पे मैं ये बताऊंगी कि पेरेंट्स को क्या करना है। उनको जो सुनने की क्षमता है उसको डेवलप करना है। कैसे हम करेंगे? उसको बच्चे को भाषा देके। ओके। दूसरा है कि पेरेंट्स का रोल क्या है। वो खास करके बच्चे के सबसे बड़े टीचर है। उनको सिखाने के लिए वो सबसे बड़े टीचर है। थेरेपिस्ट टीचर नहीं है। थेरेपिस्ट तो क्या करती है, पेरेंट्स को गाइड करती है कि आपको घर पे ये करना है, वो करना है, कैसे खेलना है, कैसे उसको कुछ शरबत बनाते हैं तो कैसे वो शरबत के लिए भाषा देनी है। ये छोटा बच्चा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, उसके साथ जब भी पेरेंट्स खेलते हैं तो कैसी भाषा देनी। तो एज पेरेंट्स ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्व की है। दूसरी चीज कि हम एज पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। हमको हमारे बच्चे के लिए वातावरण बनाना है सुनने के सपोर्ट करने के लिए। ये जो वातावरण है हम कैसे बनाएंगे? घर पे शांति का वातावरण बनाना है या थोड़ा समय, सपोज आपको बच्चे के साथ थोड़ा समय काम करना है सुनने पे, तो घर पे बड़े जो लोग हैं उनको बताना है कि टीवी थोड़ा टाइम 15-20 मिनट बंद कीजिए, या कोई शोर हो रहा है तो फैमिली को बोलिए कि थोड़ा सा मुझे थोड़ा समय दो ताकि मैं उसके साथ थोड़ा सा काम करूं। तो एक तो ध्यान रखना है कि वातावरण शांत होगा तो बच्चे को वो सिग्नल अच्छी तरह से मजबूती से दिमाग तक जाएगी। जैसे दिमाग तक जाएगी वो बोलना सीखेगा। दूसरा, घर की और हर रोज की रोजमर्रा की जिंदगी में बच्चे के साथ बात करना। जैसे यहाँ आप देख रहे हो कि ये बच्चा स्कूल में है और स्कूल में उसके माता पिता उसका जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। नीचे जो देख रहे हैं वो बच्चा खुद सुनने का ये सिग्नल कर रहा है कि हाँ मुझे सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि उसको जो सुन के बोलने की जो क्षमता है उसको हर रोज की जिंदगी में, खेल कूद में, बाहर जाते हैं तभी, होमवर्क करते हैं बच्चे तभी, पूरे टाइम उसको भाषा से स्टिम्युलेट करना है। दूसरी चीज ये है कि एज पेरेंट्स हमको वो नेचुरल डेवलपमेंटल पैटर्न्स में बात करनी है बच्चे के साथ। ये ऑडिटरी वर्बल थेरेपी जो है ये एक डेवलपमेंटल अप्रोच है। डेवलपमेंटल अप्रोच यानी कि जैसे हम छोटेपन से टिपिकली हियरिंग बच्चे जो नॉर्मल हियरिंग के बच्चे हैं वो जैसे सुन के उगते हैं, बड़े होते हैं, वैसे ही हमारे जो बच्चे हैं जिनको सुनाई नहीं देता है उनको भी हमको वैसे ही ट्रीट करना है। उनको अलग तरीके से ट्रीट नहीं करना है। तो उनको भाषा वैसे देनी है, उनके साथ बात वैसे करनी है, बड़े से चिल्ला के बात नहीं करनी है या बहुत दूर से बात नहीं करनी है। एक चीज ध्यान में रखना है कि बच्चे जब इस अच्छे से सुनते नहीं हैं तो जितना हम दूर से बात करेंगे उनका उतनी उनको सुनने में दिक्कत आएगी। तो एक चीज आप हम सबको ध्यान में रखना है कि बच्चे का के आसपास कितना डिस्टेंस से वो सुनता है। तो आप सबको शायद पता है कि हम बच्चे के साथ 6 साउंड्स का टेस्ट करते हैं। वो करते हैं ना सुबह मशीन डाल के। और सपोज आप नहीं भी करते हैं तो ये टेस्ट करना है। जैसे मशीन सुबह डालेंगे तो उसको सुनाना है। ये 6 साउंड्स आप लिख लीजिए। एक तो है आ, वो साउंड
पीछे से बोलना है, दूसरा है ई, तीसरा है ऊ, श, स। ये 6 साउंड्स है। हमको अभी देखना है कि कितने डिस्टेंस से बच्चा ये 6 साउंड सुन सकता है, मैक्सिमम डिस्टेंस। आपको ध्यान में रखना है कि सपोज बच्चा 6 फीट की दूरी पे ये 6 साउंड सुन सकता है, उसके बाद की दूरी पे नहीं सुन सकता है। तो एज पेरेंट्स हमको ध्यान में रखना है कि जब भी हम बच्चे के साथ बात करेंगे तो हम हमेशा 6 फीट की दूरी से बाहर नहीं जाएंगे और दूर नहीं जाएंगे उसके साथ बात करने के लिए, क्योंकि उसके बाद दूर जाएंगे तो बच्चा सुन नहीं पाएगा। ओके, क्योंकि उसकी सुनने की क्षमता 6 फीट की डिस्टेंस पे ही है। दूसरा चीज ये है कि हमको बच्चे को ये सिखाना है कि वो खुद सुन के भाषा सीख सके, खुद अपनी आवाज सुनने की प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ ये छोटा बच्चा जो देख बोलता है हाँ कि मुझे सुनाई दिया, तो एज पेरेंट्स हमको क्या बोलना है, हाँ वेरी गुड, आपने सुना, हाँ। तो ये हम क्या कर रहे हैं कि बच्चे ने जो आवाज सुनी वही आवाज हमने वापस दोहराई, तो एक ऐसे फीडबैक लूप बनता जाता है उसके दिमाग में। जितना उसका फीडबैक लूप दिमाग से बनता जाता है उतनी उसकी स्पीच क्लैरिटी भी आती है। वो खुद अपनी स्पीच को, खुद अपने सुनने को मॉनिटर कर सकता है, उसको देख सकता है, बड़ी कर उसको नहीं सुनाई देता है तो बोल सकता है कि मुझे नहीं सुनाई दिया, वापस बोलो। अभी एक और चीज कि जब भी हम ऑडिटरी वर्बल थेरेपी बोलते हैं तो उसके अंदर एक बहुत अहम चीज है, वो एक जांच यानी असेसमेंट्स। उसमें हम असेसमेंट्स करते हैं। हम असेसमेंट्स क्यों करते हैं? हम करते हैं ताकि हमको पता चले कि हमारा बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है। असेसमेंट्स हम नहीं करेंगे तो हमको कभी भी पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ थे और प्रोग्रेस कितना हुआ है। एक चीज ध्यान में रखना है कि हम जल्दी से इम्प्लांट, छोटेपन में बच्चे का इम्प्लांट करते हैं, उसको थेरेपी देते हैं, उसको रेगुलर मेन स्ट्रीम स्कूल में डालते हैं। ये सब चीज क्यों करते हैं? हम इसके लिए करते हैं ताकि हमारा बच्चा उसके जो दूसरे बच्चे हैं वो सेम एज के वो हिसाब, वो लेवल तक जा पाए। अभी उसको वो लेवल तक लाने के लिए हम कैसे पेरेंट्स को और बच्चे को हेल्प कर सकते हैं? तो एक चीज हमको एज पेरेंट्स खास करके ध्यान में रखना है कि सपोज हमको पता नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो हम इधर उधर भटकते जाएंगे। आपको अच्छे से मार्गदर्शन मिलेगा और आपको पता है कि आपके गोल्स क्या है, लक्ष्य क्या है उसकी थेरेपी के लिए, आपको घर पे क्या करना है, तो वो हिसाब से आप जल्दी से बच्चे को आगे लेके जाएंगे। आपको पता नहीं है तो आप कुछ भी करेंगे, आज ये किया, कल वो किया, यहाँ वहाँ की चीजें करेंगे और फिर जाके देखेंगे कि मैंने बहुत बात की, बहुत ये किया, वो किया, पर मेरा बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। और ये क्यों होता है? क्योंकि शायद आपको अच्छी तरह से गाइडेंस नहीं मिला है, अच्छी तरह से मार्गदर्शन नहीं मिला है, और इसके लिए वो यहाँ वहाँ आपकी थेरेपी हो रही है और घर पे इतना प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, शायद अच्छी तरह से मैपिंग नहीं होता होगा। जितना अच्छी तरह से रेगुलर मैपिंग होगा और वो मैपिंग की वजह से दिमाग, उसके दिमाग में अच्छी तरह से सिग्नल जाएगी तो ही वो बच्चा प्रोग्रेस करेगा। तो ये असेसमेंट्स हम स्पीच, लैंग्वेज, ऑडिशन, ऑडियोलॉजी, वो सब चीज में रेगुलरली असेसमेंट करते हैं। दूसरी चीज हम असेसमेंट इसमें भी करते हैं कि घर पे बच्चा क्या क्या करता है, क्या नहीं करता है, पेरेंट्स ने क्या उनकी डायरी में नोट किया कि उनके बच्चे ने क्या किया, क्या चीज में दिक्कत आ रही है, और रेगुलरली वो पेरेंट थेरेपिस्ट के साथ बात करके वो शेयर करेगा कि ये मैंने किया पर यहाँ पे मुझे दिक्कत आई, तो मुझे प्लीज गाइड कीजिए। तो ये असेसमेंट के द्वारा
वो जहाँ पे वो गैप्स रहते हैं, वो फिल होके बच्चा प्रोग्रेस करता है। और सबसे अहम बात ये है कि जो हमारे बच्चे हैं जिनको हियरिंग लॉस है, वो हम ऑडिटरी वर्बल थेरेपी, अर्ली इंटरवेंशन वगैरह इसके लिए करते हैं ताकि वो रेगुलर मेन स्ट्रीम स्कूल में जाके दूसरे बच्चे जिनकी उम्र अपने बच्चे की जितनी है, वो बच्चे के साथ आगे प्रोग्रेस करे। अभी हम देखेंगे कि हमारा ऑडिटरी वर्बल थेरेपी का गोल क्या है, मेन उसका मुद्दा क्या है, हम क्यों करते हैं। उसका गोल ये है ताकि हम अर्ली डिटेक्शन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली इंटरवेंशन साथ में मिलके टेक्नोलॉजी के साथ हमारे बच्चे को आगे बढ़ाए, ताकि वो उनके जो हियरिंग पियर्स है, उनके उम्र के दूसरे बच्चे हैं जिनको सुनाई देता है, वो सेम लेवल तक बच्चे को लाए, ताकि स्टैंडर्ड 1 में बच्चा जब भी आएगा तो वो सेम उम्र के बच्चे के साथ 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 स्कूल में जाएगा। और हमेशा हमारे बच्चे को मेन स्ट्रीम स्कूल के अंदर हम बोलते हैं कि वो वातावरण में हमारे बच्चे जाने चाहिए। क्यों? ताकि वो टिपिकली हियरिंग बच्चे, जो बच्चे अच्छी तरह से सुनते हैं, वो बच्चे के साथ वो इंटरैक्ट करे, ताकि वो अच्छे से उनकी भाषा अच्छे से सुन के वो प्रोग्रेस करे। और फाइनल चीज ये है कि हम ये सब क्यों करते हैं। हम इसके लिए करते हैं ताकि हमारे बच्चे बड़े होके हमारी जो सोसाइटी है, समुदाय है, उसमें एक बड़ा हिस्सा खुद बन के कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन बन पाए और मेन स्ट्रीम सोसाइटी में खुद अपने पैर पे खड़े होके खुद के लिए अपनी जिंदगी जी सके। तो अभी हम देखेंगे कि घर पे हम कैसे थोड़ी चीजें कर पाएंगे एज पेरेंट्स। तो पहले तो हमको ये देखना है कि एज पेरेंट्स बहुत अहम चीज है कि हमको टाइम टू टाइम चीजें करनी है। घर पे शेड्यूल बनाना है। ऐसा नहीं है कि हम रात को 11-12 बजे खाना खाते हैं, बच्चा भी वही टाइम पे खाना खाता है, फिर टीवी देखता है, बच्चा 1-1:30 बजे सो जाता है। तो ये उनके लिए सही नहीं है। हम सबको पता है कि जब भी हम छोटे थे, तभी हम टाइम टू टाइम चीजें करते थे। तो आज भी सेम है। ऐसा नहीं है कि आज समय बदल गया है तो इट्स ओके कि बच्चा 1:30 बजे सोए। नहीं, टाइम टू टाइम स्केड्यूल हमको रखना है। तो ये हम कैसे कर सकते? तो एक तो सोने का रेगुलरली जल्दी से खाना खाना, सही टाइम पे सोना, जल्दी से उठना, सही टाइम पे नहाना, सही टाइम पे पढ़ाई करना। खेलने के लिए भी एक समय होता है। ऐसा नहीं कि पूरा दिन खेलने के लिए जाना है। घर पे भी खेल सकता है बच्चा, बाहर का टाइम भी अलग, टीवी के लिए भी एक सेट टाइम होना चाहिए। आज सब बच्चे घर पे है तो मोबाइल से भी खेलते हैं, तो उसके लिए भी एक टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बच्चे को मोबाइल हमने हाथ में दे दिया और बच्चा मोबाइल से खेल रहा है। एज पेरेंट्स हम एक ऐसा अच्छे से खुद के लिए, हर पेरेंट खुद के लिए, खुद के बच्चे के लिए, खुद के फैमिली के लिए एक शेड्यूल बनाएंगे तो बहुत आसानी से आप आगे जा सकेंगे। अभी मैं थोड़ी स्ट्रैटेजीज या थोड़ी चीजें जो हम हमारे बच्चे के साथ, थोड़ी तरकीबें जो हम यूज कर सकते हैं हमारे बच्चे के साथ, उसके ऊपर थोड़ा बात करूंगी। पहली चीज तो ये है कि हमको हमारे बच्चे को सुनाना है। तो हम कैसे सुनो 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 बोलेंगे तो बच्चा नहीं सुनने वाला है। तो एक पहली चीज तो हमको लिसनिंग क्यू यूज करना है। तो बच्चे को बताना है, सुनो, और फिर आपको आगे बताना है। दूसरी चीज, बच्चे के साथ आई कांटेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप बात करते जा रहे हैं और बच्चा किधर और ही देख रहा है। आपको हमेशा देखना है कि आपका बच्चा कहाँ देख रहा है, क्या चीज के ऊपर उसका फोकस है। वो चीज के ऊपर जिसका फोकस है उसके ऊपर आप बात करेंगे
तो आपकी एनर्जी वो चीज के लिए सही जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातें करनी है। ओके। दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट, हम सब कैसे बातें करते हैं? हम बारी बारी से बात करते हैं। मैं बात करती हूँ तो आप चुप रहते हो, आप बात करते हैं तो मैं चुप रहती हूँ। सेम तरीके से बच्चे के साथ भी हमको बारी बारी बात करना है। तो टर्न टेकिंग बच्चे को सिखाना है। तो बच्चा जब भी बोलेगा तो आपको बोलना है हाँ मैं सुन रही हूँ, और जब भी आप बोलेंगे तो आप बच्चे को बोलो हाँ सुनो, और फिर ऐसे टर्न टेकिंग के साथ बात करनी है। दूसरी बात कि बच्चे की लीड फॉलो करना है, यानी कि बच्चा जो चीज के ऊपर ध्यान दे रहा है उसके ऊपर बात करनी है। ओके। आपने शायद इवन प्लान किया होगा कि आज मैं मेरे बच्चे के साथ ये उसको से सपोज कलर्स सिखाने वाले हूँ, तो आपने ये कलर्स सब लेके आप बैठे हैं, पर बच्चे को टेबल के ऊपर या कोने में एक बॉटल पड़ी है, जैसे ये वाली बॉटल, उसके ऊपर उसका ध्यान गया और आपने बोला नहीं नहीं उसको नहीं देखना, ये कलर देखो, पर बच्चा फिर भी ये बॉटल को ही देख रहा है। तो मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप बॉटल के ऊपर ध्यान दो, बॉटल के बारे में बात करो। हाँ ये बॉटल है, ये लंबी बॉटल है और ये सिल्वर कलर की है, ये देखो ये उसका ढक्कन है, ये गोल है, और हम बॉटल खोलेंगे, उसका ढक्कन खोलो, घुमाओ घुमाओ घुमाओ, खुल गया। अरे ये देखो उसके अंदर तो पानी है, ये देखो हम ग्लास में पानी डालेंगे, पानी डालो डालो डालो। आपको पानी पीना है? सपोज बच्चा बोलेगा हाँ, तो आप पानी दे दो। उसके बाद वापस हम लेंगे, ये ढक्कन से हम बंद करेंगे। शायद ये ढक्कन आप बच्चे को दो और उसको बोलो ये लो और ढक्कन बंद करो, उसको घुमाओ 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 घुमाओ, बंद हो गया। हाँ ये लंबी बॉटल है, हम बॉटल इधर साइड में रख देंगे, बाय बाय बॉटल। तो हमने क्या किया, जो बच्चा ध्यान दे रहा था वो चीज के ऊपर, वो चीज के ऊपर हमने बात की। उसके बाद बच्चा सेटिस्फाइड हो गया कि हाँ मुझे कोई चीज दिख रही थी और मम्मी ने या पापा ने या मेरे पालक ने वो चीज के ऊपर मुझे भाषा दी। और उसके बाद आप कलर्स के ऊपर जो काम करने वाले थे या बात करने वाले थे उसके ऊपर आप फोकस कीजिए। दूसरी चीज के रेपिटेशन, रेपिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जब भी मैं ये बॉटल का बात कर रही थी, मैं बोल रही थी ना खोलो ढक्कन खोलो ढक्कन खोलो ढक्कन खोलो, मैंने कितनी बार रिपीट किया। ओके। और फिर मैं ढक्कन जब भी बंद कर रही हूँ, मैं वापस बोल रही हूँ ढक्कन बंद करो, उसको घुमाओ 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 घुमाओ, बंद हो गया। ये हो गया रेपिटेशन, क्या रिपीट करना है। तो रिपीट जब भी हम करते हैं तो रिपीट भी सिर्फ ऐसे ही नहीं कि वापस बोलना है वापस बोलना है वापस बोलना है, ऐसा नहीं। रेपिटेशन भी एक स्ट्रेटजी हम यूज करते हैं कि हम रिपीट करेंगे 3 बार। बच्चे को सपोज हमारा गोल है कि हम बच्चे के पास वो चीज बुलाएंगे, बच्चे को बोलेंगे वो चीज बोलो, तो हम बच्चे को वो चीज दिखाएंगे और उसको बोलेंगे हाँ ये तोता है फॉर एग्जाम्पल, हाँ ये देखो ये तोता है। सो बच्चे ने देखा और बोला हाँ आप बोलो हाँ मैंने सुना ये तोता है, वेरी गुड, और फिर रख दो। तो बच्चे ने क्या किया, उसने रिपीट किया, जो उसके पास भाषा है वो उसने यूज की। पर जब तक उसके पास वो भाषा है, वो सही तरीके से आप तोता बोल रहे हैं और बच्चा तोता नहीं बोल पा रहा है क्योंकि उसके पास उतनी भाषा नहीं है। दूसरी स्ट्रैटेजी ये है मॉडलिंग।
मॉडलिंग यानी क्या कि मुझे बच्चे को सिखाना है, सपोज के सैंडविच बनाना, हम सैंडविच कैसे घर पे बनाएंगे, तो मैं मेरे दूसरे बच्चे को भी साथ में ले लूंगी, तो हम बारी बारी लेंगे, ये ब्रेड है उसके ऊपर बटर लगाओ, दूसरे बच्चे को बोलेंगे तो वो बच्चा, आपका बच्चा देखेगा, तो ये क्या हो गया, मॉडलिंग हो गया। बच्चा देख रहा है क्या दूसरी बच्ची के साथ मम्मी कैसे बात कर रही है, तो वो मॉडलिंग के द्वारा बच्चा सीखता है। दूसरी चीज हम देखेंगे एक्सपेंशन और एक्सटेंशन। तो सपोज के हमने ये बच्चे ने ये बॉटल देखा, तो हमने क्या किया कि बॉटल खोल के बच्चे ने बोला आ, तो मैंने बोला हाँ ढक्कन खोलो, तो बच्चे ने वापस बोला आ, मैंने वापस बोला हाँ मैं ढक्कन खोल रही हूँ, ये मैं ढक्कन को गोल गोल घुमा रही हूँ। तो मैंने क्या किया, बच्चे का जो वोकलाइजेशन आ था उसको मैंने बड़ा बनाया, उसको एक्सपैंड किया और उसको एक्सटेंड किया। दूसरी एक चीज जो है वो है अकूस्टिक हाइलाइटिंग। तो जो चीज के ऊपर आपको सिखाना है वो चीज के ऊपर जोर देना है। सो सपोज आपको बच्चे को पानी सिखाना है, फॉर एग्जाम्पल कि पानी पियो, तो हम क्या बोलेंगे, बच्चे को पानी दिखाएंगे और बोलेंगे हाँ ये पानी है, पानी पियो, तो हम क्या करेंगे, पियो के ऊपर ज्यादा जोर डालेंगे, पानी पियो पियो पियो, तो मेरा पियो के ऊपर जोर है। तो एज पेरेंट्स हम पता होना चाहिए, थोड़ी स्ट्रेटजीज हमारे दिमाग में होनी चाहिए ताकि हम हमारे बच्चे के साथ ये चीज कर सकते हैं। अभी मैं एक छोटा सा एक और वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। ये एक वीडियो है, एक बहुत खूबसूरत वीडियो है जहाँ पे ये छोटी बच्ची के साथ हम उसकी दादी को और घर पे उनको जो जो काम करते हैं उनको हम सिखा रहे हैं कि घर की भाषा घर में कैसे यूज करनी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दादी घर से भाजी लेके आई है और हम भाजी कैसे छोलना सिखा रहे हैं बच्चे को। तो आपको ध्यान देना है कि कैसा इंटरेक्शन हो रहा है, हम कैसे बच्चे का इम्प्लांट अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है, तो उसके पास उतनी भाषा नहीं है, पर फिर भी कैसे वो बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है और कैसे हम उनको गाइडेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो अगेन आप सब अपना वीडियो और ऑडियो बंद रखिए, ठीक है। You give the language and we will do it. Okay. Now teacher, take out the bhaji from the plastic bag. Take out the bhaji from Take out the bhaji. Yes, take it Yeah. out. Oh. Let's keep it on the table. And now remove that paper napkin. Remove the paper Remove napkin. the paper napkin. Oh. It's wrapped in the paper Yeah, napkin. it's wrapped in the paper napkin. Oh. That's a Wow. green methi bhaji. Wow, there's green color methi bhaji. There's the green color. Like that. Green color methi bhaji. Yes. And I want even green. Oh, Aji also has green. Let's smell it. Smell it. Vaishali, tell Vaishali, smell it. Vaishali, smell it. उसको बोलने दे. Aji, smell it. Smell it. Okay. जब तक वो बोलेगी नहीं तब तक कुछ भी बोलने दो. Okay, now what should we do, Aji? Now we'll remove the leaves from that bhaji. Oh, we'll remove the leaves. Yeah, we'll clean it. We'll clean the We'll bhaji. take one strand And and we'll remove the leaves. And where should we put the leaves? we'll put in that box. Oh, we'll put it in the box. Yeah. Okay, Maya, open the box.
everywhere. Look, where will we open it from? See, it's this thing is here, na? Open it from there. वो कुछ नहीं होता है तो डायरेक्ट आपके तरफ देखती है. वैशाली, how do I open the box? कसा खोलूं? काय करूं? आप बोलो मुझे. असा खोलायचं. हाँ, You इधर. catch it from down and आप बोलो, आप करो नहीं, आप बोलो. मुझे बोलो, मैं करती है. इथून खोलायचं. इथून खोलायच्या, काय करायच्या? असं हाँ, इधर पकड़ो. इथे पकडायचं. हाँ, और फिर खोलायचं. अच्छा. हाँ, इथून पकडायच्या और खोलायच्या. हाँ, it open. Now your turn. You do it. Wow, that's great. You open the box. That's the lid, and that's the box. Yes, keep it here. Yeah, and we'll put the lid here. We'll put the lid next to the box, okay? Put the lid next to the box on this side. Yes. Now, oh, keep the nosy here. उस रुमाल इधर ही रखो उसके पास. हाँ, keep it here. Yeah, that's my watch. It's a round watch. Yeah, it's round. Yeah. Here. Now, what should we do, Aji? you remove the leaves. We have to remove the leaves. Yeah. How do we remove the leaves? Can you show us? Yes. You can remove the leaves like this. And we'll keep it in the box. Remove the leaves like this. See, Kimaya? Remove the leaves like this and keep it in the box. Remove Now- it like this. Remove Wait. all the leaves. Remove all the leaves. Keep it in the box. And stems we'll keep it here. Oh, all the stems we'll keep on one side. Okay, we'll keep all the stems here and all the leaves in the box. Okay, now Kimaya, your turn. Pick up one. Yeah, your turn, yes. Not her turn. Afterwards. Yes, of course. Not Aji's turn, your turn. Not my turn, your turn. Yes. Huh? Yes. Yes, it's bhaji. Yeah, take it out. Take out the leaves. Very good. Put it in. One more leaf. Put the stem here. Very good. Down. Put it down. Very good. Take out the leaves. Oh. Himaya, the stem is here. Should we take out the stem? Take out the stem. Put the stem here. Put the leaves inside. Yeah. Yes. Yeah, put the leaves here. Put them in. तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने थोड़ी स्ट्रेटजीज के ऊपर बात की थी कि बच्चे को सुनाना है, टर्न टेकिंग हमने देखा बारी बारी इधर हो रहा है, बच्चा बोल रहा है फिर हम बोल रहे हैं, बच्चे को वोकलाइज करने के लिए हम वेट कर रहे हैं, हम पॉज कर रहे हैं कि बच्चा बोले, उसके बाद हम उसको टर्न देते हैं कुछ करने के लिए. तो ये एक छोटा सा झलक था कि घर पे सिंपल चीज भाजी के जैसे भाजी साफ करने के टाइम पे कितनी भाषा हम दे सकते हैं. पहले हमने उसको बताया कि भाजी ग्रीन कलर की है, फिर उसकी अज्जी ने बताया, उसकी ग्रैंडमदर ने बताया कि उनके कुर्ते के ऊपर भी ग्रीन कलर है और भाजी के ऊपर उसको स्मेल किया और डिब्बा खोलने के लिए जब तक उसने कुछ बोला नहीं तब तक हमने वेट किया कि वो बोले और फिर वो खुद खोले. तो ये मौके हम बच्चे को देंगे तो बच्चा बहुत अच्छी तरह से घर पे सीख सकता है. अभी हम थोड़ा सा प्लानिंग के ऊपर जाएंगे कि ये सब तो हमने देख लिया, अभी हम घर पे कैसे कर सकते हैं. तो पहले तो हमको सोचना है एज पेरेंट्स, हम एज माता पिता या पालक कि हमारे गोल्स क्या है, हमारे उद्देश्य क्या है. तो घर पे हमको बच्चे के साथ क्या कराना है. हमारा वातावरण शांत होना चाहिए. कैसा होना चाहिए
हमको जो करना है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लेके हम शुरू कर जाते। पहले से हमको दिमाग में प्लानिंग करना है, चीज़ें रेडी रखनी है, घर की चीज़ें, कुछ फैंसी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। खाने-पीने की चीज़ें जो कपड़े धोने की चीज़ें, सफाई करने की चीज़ें, वो घर की चीज़ें हमको तैयार रखनी है, प्लान करना है कि मैं क्या भाषा दूँगी। जब तक हम दिमाग में थोड़ा-सा प्लानिंग नहीं करते हैं, हम फिर वो टाइम पे भूल जाते हैं हम बच्चे के साथ क्या बोलेंगे। हमारे दूसरे फैमिली मेंबर्स को, दूसरे बच्चे हैं या दादा-दादी है, उनको भी बताना कि उनके पास का क्या हमको सहयोग चाहिए। कि सपोज़ हम दूसरा हमारा बच्चा है तो उसको बोलेंगे कि आप भी हम हमारी मदद करो ताकि हम साथ में मिलके ये सफाई करेंगे। या थोड़ा टाइम आप थोड़ा-सा अ, आवाज़ बंद करना ताकि आपके भाई को या बहन को अच्छी तरह से सुनाई दे। दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमको बच्चे के लिए सही टाइम ढूँढना है। सही टाइम हमारे लिए नहीं कि चलो अभी मेरा सब काम खत्म हो गया, अभी मैं बैठती हूँ बच्चे के साथ, पर तभी बच्चा सोने के लिए तैयार है। बच्चा सबसे फ्रेश कभी है, वो टाइम हमको चूज़ करके आगे बढ़ना है। हमारा टाइम हमारा कुछ काम घर का है, वो शायद हम थोड़ा-सा उसको बाद में कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि हमारे बच्चे के उम्र और उसकी कैपेसिटी के हिसाब से हमको एक्टिविटी चूज़ करनी है कि घर पे हम कौन-सी एक्टिविटी ले पाएँगे ताकि वो हम घर पे साथ में कर सकते हैं। ओके? बच्चे की उम्र, उसकी इंटरेस्ट वो सबको ध्यान में रखना है। ओके? अभी हम थोड़ा-सा एक एक्टिविटी करने वाले हैं। अ, हम सब ग्रुप्स में जाएँगे। तो अ, 3 ग्रुप्स बनेंगे। एक ग्रुप रहेगा जन्म से 3 साल के बच्चे का एक ग्रुप बनेगा। जूली हमको ग्रुप रूम्स में डालेगी। तो पहले तो ये ग्रुप 0 टू 3 इयर्स का जो ग्रुप है, वहाँ पे मैं एक आपको सिनेरियो दे रही हूँ कि बच्चा 2 साल का है, उसका 1 साल में इम्प्लांट हो गया है, वो अच्छे से इम्प्लांट से सुनता है, उसकी मैपिंग वगैरह बहुत अच्छे से हुई है और वो अ, उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है। तो जब भी आप ग्रुप में जाएँगे, तो आपको एटलीस्ट 5 चीज़ें 0 टू 3 साल यानी जन्म से 3 साल के बच्चे के साथ घर पे आप क्या चीज़ें कर सकते हैं, 5 से ज़्यादा भी आप चूज़ कर सकते हैं। पर ये आपको डिस्कस करना है और ग्रुप में से एक जन नोट डाउन करेंगे वो चीज़ें और फिर हम आके यहाँ पे शेयर करेंगे। दूसरा जो ग्रुप है, वो 4 साल से 8 साल तक के बच्चे का ग्रुप है। यहाँ पे बच्चा 7 साल का है, उसका कॉक्लियर इम्प्लांट हो गया है जब भी वो 3 साल का था तभी और उसको भी अच्छे से उसका मैपिंग वगैरह हो रहा है और बच्चा अच्छे से सुन रहा है। तो 4 से 8 साल का बच्चा जो है, उसके लिए हमको घर पे क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, वो सोचना है। वो सेकंड ग्रुप करेगा और तीसरा जो ग्रुप है, वो 9 साल से ऊपर के बच्चे के लिए है। ये बच्चा 4 साल का था, तभी उसकी इम्प्लांट हुई है। ये बच्चे को भी अच्छे से मैपिंग हो गई है, अच्छे से सुनती है और उसके जो माँ-बाप है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है उसकी थेरेपी में और ज़्यादा से ज़्यादा उसको भाषा देते हैं। तो अभी 3 ग्रुप्स के लिए जूली अभी जूली मैं स्टॉप शेयर करती हूँ और आप रूम्स खोल दीजिए। आपको रूम्स का इनवाइट आएगा और आपको वो रूम में जाके जाना है और फिर वहाँ पे डिस्कस करना है। 10 मिनट में ये रूम्स बंद होंगे और आपको बड़े ग्रुप में वापस आना है, ठीक है? करना चाहूंगी जैसे इनिशियली बच्चों के लिए हमने कुछ ऐसे प्रोग्रेस वाइज मैंने कुछ रिकॉर्ड किया है। तो एक तो है जैसे लिंग 6 साउंड सिखाने के लिए कुछ टॉयज या पिक्चर्स
आइडेंटिफाई करके उसको साउंड रिलेट करके सिखाना, ये एक चीज बहुत लोगों ने बताई। जैसे कि ट्रेन का साउंड हो गया तो कू ऊ साउंड, स्नेक स्नेक, कुकर का साउंड या एरोप्लेन का साउंड, ऐसी चीजें बहुत लोगों ने बताई। जैसे कि विजुअल प्लस साउंड, ये चीज Right. रिलेट करवाना यहाँ पे बहुत लोगों ने एक्टिविटी करवाई। Right. दूसरी चीज जो है एनवायरमेंटल, जो भी हम बाहर जाते हैं, जो एनवायरमेंट पे हमें दिखाई देता है, सुनाई देता है, वो चीजें रिलेट करवाने के लिए भी बहुत सी एक्टिविटीज बताई। जैसे कि बर्ड्स हो गए, बर्ड्स के साउंड, या कुछ एनिमल, ट्रक, कार, जो भी हम बाहर देखते हैं, उनको पहली बात तो सुनना, फिर वो शब्द बताना, और वो शब्द बताने के बाद उसके बारे में बोलना। ये ओवरऑल एक्टिविटी करवाई है, ऐसे बहुत पेरेंट्स ने बताया। तीसरी एक चीज बताई जैसे कि स्टोरीज और व्हाट वी ड्रीम आफ्टर वेकिंग अप। एक पेरेंट ने जैसे बताया कि वो अपने बेटी के साथ सुबह उठने के बाद बातें करते हैं कि वो आपने क्या आज सपना देखा, और सोने से पहले एक स्टोरी दैट हेल्प हर टू इमेजिन थिंग्स एंड टॉक अबाउट इट। Okay. और बहुत सी ऐसी एक्टिविटी है जैसे कैंडल ब्लो करना, बलून्स ब्लो करना, जिसमें ब्लो करने की चीज सिखाई जा सके, या उस साउंड, मतलब ये पेरेंट्स ने बताया ऐसे करवाया करके। और कुछ टॉयज है जिनके साथ वो साउंड्स रिलेट करना, उनके साथ खेलना, वो बिल्ड करना, ये एक्टिविटीज करवाई। और मेरी एक खुद की एक्टिविटी जो मैं बताना चाहती कि जैसे स्क्रीन टाइम अभी होता है बच्चों का, हम डिनाई नहीं कर पाते हैं उनको, तो वो मेरा बच्चा जब कोई राइम देखता है तो मैं उसके बारे में बात करती हूँ, जैसे लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, सो मैं उसके साथ वो राइम गाती हूँ। वो बंद होने के बाद हम ब्लॉक्स लेते हैं, हम ब्रिज बनाते हैं, वो ब्रेक करते हैं, तो ये रिपीटेशन भी उसमें आता है। ये भी एक एक्टिविटी उसमें बताई थी। Excellent. Excellent. बहुत अच्छा. Excellent. बहुत अच्छा कि पेरेंट्स ने ये अलग-अलग आइडियाज, खुद आपके आइडियाज आपने शेयर किए। अभी नेक्स्ट ग्रुप को मैं रिक्वेस्ट करूंगी, 4 to 8 इयर्स का जो ग्रुप था, उसमें से आई थिंक आयशा नोट डाउन कर रही जी। थी। हाँ आयशा, आप वैष्णवी। शेयर करेंगे? हाँ, थैंक यू वैष्णवी मुझे इसका पार्ट बनाने के लिए, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, और अर्पिता ने भी जो शेयर की है 0 to 4 ईयर के ग्रुप के बच्चों के लिए, तो मुझे लगता है काफी पेरेंट है इस एज ग्रुप के, तो उन्हें भी काफी हेल्प हो जाएंगी इस चीज से। मेरे ग्रुप में बहुत से पेरेंट्स थे, तो उनमें से एक थी मनीषा राउत। तो मैं मनीषा राउत के थॉट्स शेयर करना चाहूंगी। जैसे हाँ. उन्होंने बताया कि उनका बड़ा बेटा भी है, तो वो बड़े बेटे के साथ अपने छोटे बेटा जो खेलता है, तो उनको साथ में खिलाकर भी वो उससे लैंग्वेज उसकी बढ़ा रही है। और जैसे वो हम तो बोलते हैं स्क्रीन अभी सभी बच्चों का रहता है, हम्म. तो जब वो लोग सीरियल देखते हैं या कोई कार्टून कैरेक्टर देखते हैं, तो उनका जो बड़ा बेटा है वो उसे पूरा समझाता है, उसके डायलॉग बोलकर बताता है कि हाँ उसने ये बोला, इसने वो बोला। और जैसा वो जब योगा भी करती है, तो उनकी जो बेटी है वो इंस्ट्रक्शन सुनकर वो फॉलो भी करती है। जैसा जो इंस्ट्रक्शन है वो सुनती है, जैसा उसकी माँ कर रही है तो वो भी उसके साथ में करती है। तो साथ में लेकर काम करना, ये बताया है मनीषा राउत ने। थैंक यू मनीषा। और हमारे बहुत से पेरेंट्स थे, एक्चुअली मैं नाम लेकर हाँ, बताऊँ नहीं कोई बात नहीं, आप सिर्फ नहीं, एक्टिविटीज बताएंगे तो फिर हम ओके नेक्स्ट ग्रुप पे जाएंगे, और फिर ओके ठीक है। हाँ. हाँ, तो एक पेरेंट ने ये भी बताया कि जैसे हम चीजें हाइड कर कर भी लोगों बच्चों को थेरेपी दे सकते हैं। जैसे अगर हम बैग में एक एप्पल छुपा दे और बच्चों को बोले कि ये एप्पल है, सॉरी ये एक हार्ड चीज है, ये राउंड है, ये रेड कलर की है, तो इससे कैसा बच्चा सोचेगा अभी, फिर बाद में हम उसको बता सकते हैं कि इसके अंदर एप्पल है। फिर निकालने के बाद हम एप्पल का सलाद बनाएंगे, इसे हम कट करेंगे। इसके थ्रू भी हम बच्चों को लैंग्वेज दे सकते हैं। और एक पेरेंट ने ये भी शेयर किया कि हम मेमोरी गेम के थ्रू भी अपने बच्चों के साथ थेरेपी कर सकते हैं घर पे। जैसे 5 चीजें कोई टेबल पर रख दीजिए, और फिर उसमें से एक चीज हम हाइड कर दें, और फिर उसे सोचने के लिए बोले कि ये पांच पांच चीजें इसमें से कौन सी चीज हमने हाइड की है। तो मेमोरी गेम भी एक ने बताया। और एक पेरेंट ने शेयर किया कि जैसे वो काम काम जब करती है घर के काम, तो वो अपनी बच्ची को साथ में लेकर काम करती है। जैसे है चाय बनाना, तो वो अपनी बच्ची को बोलती है चलो अभी हम चाय बनाएंगे। तो चाय बनाने के लिए क्या क्या लगता है, चलो चाय पत्ती ले लो, शक्कर ले लो,
इस तरह से करती है। कभी शरबत बनाना हो तो शरबत के थ्रू वो एक्टिविटी देती है। और एक पेरेंट ने ये बताया कि हम बास्केट में सब चीजें डाल देते हैं, जैसे हो गया स्पून, हो गया प्लेट हो गई, और उसको सॉर्टिंग का उन्होंने बताया कि सॉर्टिंग के थ्रू वो कैसे थेरेपी दे सकते हैं बच्चों को। प्लेट अलग करना, स्पून अलग करना, ये बहुत सी चीजें ऐसे हमने बताई है। मैं भी अपना शेयर करना चाहूंगी। मैंने ये बताया था कि स्टोरी के थ्रू, जैसे 4 to 8 ईयर्स के बच्चों को स्टोरी में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो स्टोरी के थ्रू हम काफी बच्चों को लैंग्वेज दे सकते हैं और काफी उनकी लैंग्वेज डेवलप कर सकते हैं थ्रू स्टोरी। थैंक यू वाओ, विष्णु। थैंक यू सो मच। कितनी सारी चीजें आप सब पेरेंट्स ने शेयर की, बहुत अच्छा, ग्रेट, बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं, वंडरफुल। अभी 9 से ऊपर के बच्चों का कौन नोट डाउन कर रहा था? हाँ, वैष्णवी निशा, हाँ। मैं भूल गई, सॉरी। तो हमारे ग्रुप में बहुत सारे इंटरैक्टिव पेरेंट्स थे और जो पेरेंट्स ने उन्होंने बहुत अच्छे आइडियाज दिए। आई थिंक यहाँ से मैं भी कुछ थोड़े से आइडियाज जरूर लेकर जाऊंगी। 9 साल के बच्चे के लिए जब हमने डिस्कस किया तो भी ऑलरेडी न्यू हमारे ध्यान में था कि बच्चे को लैंग्वेज भी काफी सारी समझ में आने लग गई होगी, और अब वो जो उनकी बेस लैंग्वेज है उसको और इलॉबरेट करना और ब्रॉडन करने का समय ये होता है। तो हमारे बहुत सारे पेरेंट्स ने बोला कि वो स्टोरीज पे जब काम करते हैं तो उनके लिए थोड़ी हायर लेवल की स्टोरीज, जहां पर वो कोई मॉरल समझ सके, उस टाइप की चीजें यहाँ वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारे पेरेंट्स और ने कहा कि बोर्ड गेम्स, तो बोर्ड गेम्स में ऑलरेडी 4 to 8 ईयर्स में उनको टर्न टेकिंग और उस चीज का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, पर 9 ईयर्स एंड अबव के बाद उनको और उस दूसरे गेम्स भी, कार्ड्स है, मोनोपोली है, ऊनो है, उस तरीके के और बोर्ड गेम्स हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विद द कलर्स एंड विद मोर एंड विद लिटिल मोर कॉम्प्लेक्सिटी समझने के लिए। पेरेंट्स ने कहा कि कुकिंग कैन बी अ वेरी गुड मीडियम। तो जैसे अभी आयशा ने शेयर किया कि हम चाय बनाना सीख रहे हैं, यहाँ पर हम मेजरमेंट को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि 1 स्पून डालना है, 2 स्पून डालना है। और कहीं ना कहीं मैंने ये भी देखा कि हमारे जो पेरेंट्स थे वो इसको स्कूल एजुकेशन के साथ भी रिलेट कर पा रहे थे कि हाउ दे टीचिंग एट होम कैन बी रिलेटेड इन स्कूल एज वेल। हमने ये भी डिस्कस किया कि ये जो एज के बच्चे होते हैं वो टीवी में भी उनका अभी जैसे हाल का सिनेरियो है, सो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम एंड विद एजुकेशनल कंटेंट वो देखते हैं। तो जैसे शेयर किया कि ज्योग्राफिकल चैनल्स होते हैं, डिस्कवरी चैनल्स होते हैं, जहां हम एनिमल स्पीसीज के बारे में, छोटी सी हिस्ट्री के बारे में, कोई कंट्री के बारे में, तो उससे उनका नॉलेज और उनकी वोकैबुलरी और ब्रॉडन अप होती रहेगी इन वर्ल्ड सिनेरियो को लेके। एक पेरेंट ने कहा कि वो अपने बच्चे के साथ वर्ड डिक्शनरी का भी यूज करते हैं, उन्हें देखना सिखा रहे हैं, सो दैट अगर उनको कुछ शब्द समझना है तो दे कैन रेफर एंड यूज वर्ड डिक्शनरीज फॉर दैट। और एक चीज जो मैं शायद अपने लिए लेकर जाऊंगी वो है ऑनलाइन शॉपिंग। ऑल्दो माय किड्स आल्सो डू दैट, पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब एक पेरेंट ने शेयर किया कि हाउ दिस हैज हेल्प्ड देम टू हैव अ कन्वर्सेशन ऑफ मनी मैटर्स रिगार्डिंग द बैंक्स, द एटीएम कॉन्सेप्ट, हमको मनी कितना स्पेंड करना है, बैंक में मनी कहाँ से आता है, सेविंग्स हम किस तरीके से कर सकते हैं, दैट ऑल्सो। और अभी करंट सिनेरियो में जो हमने डिस्कस किया वो था कि थिंग्स रिलेटेड टू पैंडेमिक, हाउ इट हैज कंट्रीब्यूटेड, वैक्सीनेशन का किस तरीके से चल रहा है, एल्डर्स के लिए कैसे चल रहा है, यंगर्स के लिए किस तरीके से होगा, एंड मोस्टली उनके एनवायरमेंट में जो चीजें हैं उनको और डीपली बोलने सिखाना बच्चों के साथ। दैट इज ऑल व्हाट ऑल द पेरेंट्स ऑफ माय ग्रुप हैव शेयर्ड। वाओ, मेरा तो पिटारा बहुत भर गया है आप सबके आइडियाज से। सो थैंक यू सो मच, आप सबने इतना ब्यूटीफुल शेयर किया। मैं अभी थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी। मैंने थोड़ा जो लिखा है हर एज ग्रुप के लिए वो शेयर करना चाहूंगी। तो जो छोटे बच्चे हैं, 0 to 3 साल के बच्चे हैं, उनके लिए हम रोजमर्रा की जिंदगी में मुंह धोना,
दांत ब्रश करना, बाल बनाना, डायपर चेंज करना, टॉयलेट में लेके जाना, कपड़े बदलते टाइम, नहाने के टाइम, दूध पीने के टाइम, चाय पीने के टाइम, नाश्ता करने के टाइम, खेलने के टाइम। खेल हमारे बच्चों के साथ जितना हम खेल में भाषा देख सकते, बहुत मजाक की भाषा होती है। टॉयज के साथ खेलना और गाना गाना, एक्सपीरियंस बुक बनाना। तो कभी कभार हम बाहर जाते हैं कोई चीज के लिए, तो हम वो एक्सपीरियंस को ड्रॉ करना, वो एक्सपीरियंस बुक के अंदर, और उसके ऊपर भाषा देना। सपोज हम नानी के घर पे गए समर वेकेशन के लिए, तो हम कैसे गए, हम बस से गए तो बस ड्रॉ करना, फिर नानी का गांव कहाँ पे है वो लिखना, गांव में नानी का घर कैसे दिखता है वो बनाना। तो वो पूरा एक्सपीरियंस हम जब भी बनाते हैं तो बच्चा काफी सीखते हैं। दूसरी चीज के हम बुक्स के द्वारा हम पिक्चर टॉक कैसे कर सकते, बैठ के किताबें कैसे पढ़ते, वो ऑलरेडी आप सबने शेयर किया है। दूसरी एक चीज जिससे बहुत सारी भाषा हम सीख सकते हैं, ये है कपड़े धोना। तो कपड़े जब भी हम धोते हैं तो गंदा है, ये कपड़े आज आपके कपड़े धोने के लिए डालो, ये गंदे हैं। फिर जब भी धुल जाएंगे, सपोज बकेट में धोते हैं तो वो पूरा प्रोसीजर, साबुन डालो, झाग करो, घिसो वगैरह। सपोज वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो वॉशिंग मशीन में से कपड़े धुल के आ गए तो ये देखो साफ हो गए। अभी हम कपड़े को सुखाएंगे, ये बड़ा है, ये पापा का है, छोटा है, ये आपका है, ये शर्ट है, ये अंडरवेयर है, जो भी चीजें हैं कपड़े की, वो आप भाषा दे सकते, उसके कलर्स के ऊपर भाषा दे सकते, गीला है, सूखा है, उसके ऊपर भाषा दे सकते हैं। फिर हम आते हैं 4 से 8 साल के बच्चे जब भी बड़े होते हैं तो न्यूज़पेपर जब भी माँ या पिताजी पढ़ते हैं उसमें पिक्चर्स आते हैं, तो उसके ऊपर भी भाषा हम दे सकते हैं कि क्या हो रहा है। साथ में चपाती बनाना, चावल बनाना, मैगी बनाना, सैंडविच बनाना, लड्डू बनाना, तो साथ में कुकिंग भी कर सकते हैं। तो कुकिंग एक चीज है जो छोटेपन से, बच्चा एकदम छोटा है तब से बड़ेपन तक कुकिंग हम यूज कर सकते हैं, और उसमें जो भाषा हम देते हैं बच्चे को, वो भाषा का लेवल अलग रहेगा। दूसरा है कि बच्चे तो पूरा टाइम सब खिलौना बिखार देते हैं, तो जब भी ये करते हैं तो वो भाषा से खिलौना उठाना, कि उठाओ, डिब्बे में डालो या कबर्ड के ऊपर रखो, जहां से भी आप पिकअप करके वो मेस को क्लीन करते हैं। तो जब भी आप पिक करते हैं, वो चीजें उठाते हैं, उसमें भी भाषा है। ये डिब्बा उठाओ, ये टेडी बेयर उठाओ, ये बॉल उठाओ, और जो जगह पे आप रखते हैं वो भी एक आप डायरेक्शन दे रहे हैं, ऊपर रखो, नीचे रखो, अंदर रखो, तो वो भी काफी भाषा उसमें बढ़ती है। दूसरी चीज के खाने के टाइम, तो खाने के टाइम हम सपोज जमीन पे बैठ के खाना खाते हैं तो थाली लगाओ, कटोरी रखो, चम्मच रखो। टेबल पे खाते हैं तो वो टेबल पे प्लेट लगाने के लिए, खाना पिरोसने के लिए भी हम बच्चे को बहुत सारी भाषा दे सकते हैं। आपने ऑलरेडी बताया है सॉर्टिंग, सपोज सब्जी लेके मम्मी आई तो वो सब्जी को सॉर्ट करना, फ्रूट को सॉर्ट करना, कबर्ड बिखरा हुआ है कपड़े या टॉयज के कबर्ड, तो उसको कैसे जमाना। तो जमाने के टाइम पे भी आप बहुत सारी भाषा दे सकते हैं कि सब शर्ट साथ में रखेंगे, या सब फ्रॉक साथ में रखेंगे, या टॉयज जमा रहे तो सब व्हीकल्स एक साइड में रखेंगे और डॉल्स एक साइड में रखेंगे। चीजें फ्रिज में रखना, बिस्तर बनाना, एक्चुअली बिस्तर बनाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। खुद का बिस्तर बनाना, बिस्तर उठाओ, उसको फोल्ड करो, चद्दर को फोल्ड करो, उसमें भी काफी मैथ्स आता है। उसका कोने कोने को मैच करो, उसको वापस फोल्ड करो, फिर रख दो। तो बिस्तर बनाना, बिस्तर लगाना,
किसी को मिलने के लिए जाना, उसके ऊपर भी बहुत सारी भाषा हो सकती है। प्लानिंग करेंगे हम कि हाँ, हमको हमारे अंकल के घर पे जाना है, तो इतने बजे जाना है, तो टाइम का भी बताना कि हम ये टाइम पे जाएँगे, फिर ये करेंगे, वो करेंगे और वापस आएँगे। तो ये सब भाषा होती है। फिर दूसरी चीज़, जब ये बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, तो जोक्स, उनके साथ जोक्स समझाना और जोक्स के ऊपर कैसे हँसना, उनको रिडल्स बताना कि ये बड़ा है, ऐसा है, वैसा है, और साइमन सेज गेम्स भी हम कर सकते हैं। फिर आपने ऑलरेडी बताया कि बोर्ड गेम, स्नेक्स एंड लैडर्स, कैरम, कार्ड्स, ये आप कर सकते हैं। अभी जब ये बच्चा बड़ा होता है, 9 साल के ऊपर का बच्चा बनता है, तो फिर उसको ये आदत डालने के जाओ, आप जाके ब्रेड खरीद के लाओ या आप जाके सब्जी लेके आओ। छोटी-छोटी उनको टास्क देना है, ताकि उनको भी कॉन्फिडेंस आए कि बाजू की दुकान से जाके मुझे उनको ये बताना है और ये खरीद के लाना है। अ, साथ में एक ट्रिप, सपोज़ कहीं बाहर-गाँव जाना है, तो हम ट्रिप कैसे प्लान करें? छुट्टियाँ मनानी है तो कैसे प्लान करें? तो बच्चे को बताना कि हमको जाना है, तो कहाँ जा सकते हैं? उसको चॉइसेस देना। फिर हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये तो बहुत महँगा हो जाएगा, हम वो अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे, तो हम यहाँ जा सकते हैं। तो वो ट्रिप का पूरा प्लानिंग कि कैसे जाएँगे? हम बस से जाएँगे, रोड से जाएँगे, ट्रेन से जाएँगे, प्लेन से जाएँगे, और कहाँ रहेंगे, कौन से होटल में रहेंगे, कितने दिन रहेंगे, कितने दिन के बाद वापस आएँगे। दूसरा एक चीज़ के स्पोर्ट्स का डिस्कशन, स्पोर्ट्स की किताबें पापा और बच्चा बना सकते हैं। साइकिल कैसे चलाना वो सिखाना, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट साथ में खेलना, उसमें भी बहुत भाषा आती है। ऑलरेडी आपने बताया ये टीवी शोज़ का डिस्कस करना, मूवीज़ का डिस्कस करना, करंट अफेयर्स का भी आप सबने बताया है। दूसरी चीज़ कि आपका कोई फ़ेवरेट, बड़े बच्चे का कोई फ़ेवरेट कैरेक्टर है, उसके ऊपर बात करना कि आपके फ़ेवरेट कैरेक्टर या आपका फ़ेवरेट एक्टर है, उसके बारे में बताओ। आपको क्यों अच्छा लगता है? उसकी क्या चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगती है? और रेसिपीज़ डिस्कस करना। हमने कुकिंग की तो ऑलरेडी बात की, तो अभी रेसिपीज़ डिस्कस करना कि हमको ये चीज़ बनाना है। सपोज़ हमको पिज़्ज़ा बनाना है, तो हम पिज़्ज़ा कैसे बनाएँगे? उसके लिए हमको क्या-क्या चाहिए? और कैसे उसका प्रोसीजर जाएगा? ओवन में रखेंगे, ये होगा, वो होगा। और दूसरी चीज़ें, कुछ टूट गया है, उसको कैसे हम अ, जोड़ेंगे? मेंड कैसे करेंगे? बटन टूट गया है, तो बटन हम कैसे सिएँगे? ऐसा नहीं है कि सीने का चीज़ सिर्फ़ लड़कियों को ही आना चाहिए, लड़के को भी पता चलना चाहिए कि बटन खुद का टूट गया है, तो कैसे उसको सी के हम समेट सकें। तो ये थोड़ी मेरी आइडियाज़ थी कि ये चीज़ें हम कर सकते हैं। और ये देखो, जो मैं बात कर रही थी ना, रूम बिखर गया है, तो रूम को कैसे, कितनी सारी हम भाषा दे सकते हैं। ये सब खिलौने बच्चे के साथ सपोज़ हमको पिकअप करके रखना है, तो यहाँ पे ये देखो कि ये मम्मी के पास ये प्लांट है, वो घर पे जाके प्लांट रोपने वाली है। तो उसके ऊपर ये बच्चा देखो कितना खुश दिख रहा है। मम्मी और बच्चा दोनों साथ में मिलके ये एक्टिविटी करने वाले हैं। तो उसमें भी कितनी सारी भाषा, गार्डनिंग की भाषा आ जाएगी। यहाँ पे वो मम्मी और बच्चा ये कपड़े सुखा रहे हैं, तो वापस यहाँ भाषा आ रही है। ये ऊपर एक है सॉर्टिंग का, कि चीज़ें कैसे हम अलग-अलग कर सकते हैं, कि सब बटाटा एक साइड में रखो, अंडे एक कटोरी में रखो, तो ये सॉर्टिंग भी हो गया। और यहाँ पे आ गया ये बच्चा कैसे सैंडविच बना रहा है। तो सैंडविच जब ये बच्चा बना रहा है, उसमें भी बहुत सारी गणित की भाषा आती है कि उसको स्प्रेड करो, कोने में लगाओ, ये देखो ब्रेड चौरस है, उसको काटो, उसको आधा बनाओ, आधा किया तो अभी त्रिकोण हो गया। अभी ये 2 त्रिकोण को जॉइन करेंगे
तो वापस एक स्क्वायर बन जाएगा, उसको वापस कट करेंगे तो 4 त्रिकोण हो जाएगा। और ये त्रिकोण छोटे हैं, ये बड़ा है, इसके 3 कॉर्नर्स है, वगैरह वगैरह वगैरह। टेस्ट का बात कर सकते हैं। तो ये काफी सारी हमारे रोज की जिंदगी में भाषा आती है, और मैं यही आपको बोलना चाहूंगी कि रोज की जिंदगी ही ऑडिटरी वर्बल थेरेपी बनती है। हमको क्या करना है एज पेरेंट्स, हमको ये एक हमारे वे ऑफ लाइफ बनाना है कि हम हमारे एज अ फैमिली हम सुन के बोलना सीख सके और रोज की जिंदगी में ये हम बातें कर सके। तो यही पे मेरा ये समाप्त होता है। एंड थैंक यू एवरीबॉडी अच्छे से सुनने के लिए और बने रहने के लिए। आपको कोई भी सवाल या कुछ है तो जरूर पूछ सकते हैं। आयशा, एक्सेलेंट सेशन। थैंक यू फातिमा। पेरेंट्स को बहुत फायदा हुआ है। और यस फातिमा, यहाँ पे धनश्री चौहान ने क्वेश्चन पूछा है, सपोज हम एक कंसेप्ट एग्जांपल व्हीकल्स के नाम डेली सिखा रहे हैं, फिर भी बच्चा कभी सही कभी गलत गेस कर रहा है, तो ऐसा अलग अलग रिस्पॉन्स क्यों मिल रहा है? तो धनश्री, पहले तो हमको ये पता चलना है कि आप कैसे सिखा रहे हैं। सिर्फ वो उसके नाम सिखा रहे हैं कि कोई कॉन्टेक्स्ट में सिखा रहे हैं, तो ये एक चीज है। दूसरी चीज, उसके पहले भी आपको देखनी है कि वो अच्छे से सुन रहा है या नहीं, बच्चे का मैपिंग सही से हुआ है या नहीं, उसका एडेड ऑडियोग्राम कैसा है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे डायरेक्टली मैं बोल नहीं सकती हूँ कि ये आपका बच्चा क्यों ये रिस्पॉन्स दे रहा है। तो पहले जैसे हमने डिस्कस किया, सिग्नल सही से ब्रेन तक जा रही है या नहीं। ओके, क्या बोल रहे धनश्री? नाम फिर उसका पिक्चर दिखाती हूँ, पहले नाम हाँ, नाम और फिर पिक्चर, पर वो मीनिंगफुल होना चाहिए। क्योंकि ये क्या होता है कि बच्चे बहुत सारा सिर्फ पिक्चर फ्लैश कार्ड्स के साथ जब हम खेलते हैं ना, बच्चा बोर हो जाता है। तो ये आप व्हीकल्स जब भी सिखा रहे हैं तो डेली रूटीन में सिखाइए ना, खिलौने के साथ आप कर सकते हैं। रास्ते पे खड़े होके आप उसको, गाड़ी है, ये गाड़ी जाती है, बीप बीप, उसके पहिए है, गाड़ी के ऊपर बात कर सकते हैं। तो वैसे आप कर सकते हैं उसके साथ। आई होप थोड़ा हेल्पफुल था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सुष्मिता विजय जानना चाहते हैं कि ऑडियोग्राम कितनी बार करना चाहिए और वह करना जरूरी क्यों है? आपका बच्चा इम्प्लांट यूज कर रहा है सुष्मिता, या हियरिंग एड? मैम इम्प्लांट यूज कर रहा है। अच्छा, तो हमारे हिसाब से जो हम फॉलो करते हैं, तो हर 3 महीने में उसका मैपिंग होना चाहिए, ताकि हम देख सके कि वो अच्छे से सुन पा रहा है, वो सिग्नल उसके दिमाग तक अच्छे से जा रही है या नहीं। और ऑडियोग्राम हम इसके लिए करते हैं ताकि हम वो स्पीच बनाना के ऊपर देख सकते हैं कि सब जो उसको सुनने की जो साउंड्स है वो स्पीच बनाना के अंदर या ऊपर आ रही है या नहीं आएगी, तो फिर थेरेपिस्ट वो हिसाब से वो चीज के ऊपर काम करके आपको गाइड करेगी। ओके, थैंक यू मैम। अर्पिता, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैम, मेरा इंसिडेंटल लर्निंग के बारे में क्वेश्चन है। मेरा बेटा अभी 3.5 साल का है और इम्प्लांट होके ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं। वो अच्छे से बात कर लेता है, उसकी जो भी नीड्स है वो क्वेश्चन पूछना, आंसर करना, ये सारी चीजें हैं। वो राइम्स भी नए अगर देखता है या स्टोरी देखता है तो वो वर्ड्स रिपीट करता है मीनिंगफुली। बट व्हेन इट कम्स टू जैसे कि हम कुछ बात कर रहे हैं और उसमें से कुछ पिक करके, जैसे बच्चे कुछ वर्ड पिक करके बोलते हैं या डायलॉग करते हैं, रिपीट करते हैं, वैसा कुछ होता नहीं है। स्पेसिफिकली लैंग्वेज के रिलेटेड ही है। अगर कुछ एक्टिविटी दे तो वो खुद से एक्सपांड करता है, एक्सप्लोर करता है, सारी कुछ चीजें करता है। बट अगर उसके आजू बाजू में हम बात कर रहे हैं तो वो उसमें से पिक करके वो यूज नहीं करता है।
तो पहले तो आपको देखना है कि आपका वातावरण कैसा है, शांत वातावरण है, और जैसे मैंने ये चीज आपको बताई कि उसके लिसनिंग बबल के तरफ आपको ध्यान देना है कि वो 6 साउंड्स के साथ मैक्सिमम कौन से डिस्टेंस पे सुनता है, और फिर आपको देखना है कि आप वो डिस्टेंस के अंदर है या वो डिस्टेंस के बाहर है। ओके दूसरी चीज जब भी बच्चा कोई दूसरी चीज में इन्वॉल्व रहता है, तभी आप सपोज बाजू में बैठ के बात करते हैं तो शायद वो ध्यान नहीं देगा, आपकी बात जब भी वो सुनता है तभी शायद वो पार्टिसिपेट करेगा। हेलो मैम, मैं कोई भी एक्टिविटी जब मेरे बच्चे के साथ लेती हूँ, फॉर एग्जांपल सैंडविच बनाना है, नहीं तो बेबी को तैयार करना है, डॉल को, तो वो लैंग्वेज सुनने के बजाय ज्यादातर चीजें में सामने दिखती है, तो सुनने के बजाय वो खुद से अभी इसके बाद ये करना है, वो करना है, विदाउट सुने वो पटापट खुद से करना चालू कर देता है। मतलब सीक्वेंस उसको पता है, तो सुनना नहीं है, मुझे सीक्वेंस पता है, मुझे करना है। तब क्या करे कि वो पहले सुने, फिर जो हम बोल रहे हैं उसको फॉलो करें। ना हमेशा यही नहीं होगा ना, पहले हम ब्रश करेंगे, फिर नहाएंगे, फिर खाना खाएंगे। कभी तो पहले हम ब्रश करने के बाद खाना खाएंगे, फिर नहाएंगे, ऐसे भी कर सकते, लेकिन वो सुनता नहीं। उसको पता है ब्रश के बाद नहाना है, फिर खाना खाना है, जो भी, तो वो सुनने के बजाय ज्यादा चीजें देख के पकड़ता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो पहले तो आप जो बोल रहे हैं कि वो देख के पकड़ रहा है, तो आप कैसे उसको वो चीजें दिखा रहे हैं? तो फॉर एग्जाम्पल सपोज आप जैसे बोला कि सैंडविच बनाना, तो जब भी आप सैंडविच बनाते हैं तो उसके सामने सब चीजें आप रखेंगे तो वो सुनने की एफर्ट नहीं लेगा। ओके तो साइड में आप रखेंगे और बोलेंगे कि मेरे पास ब्रेड है, और फिर आप ब्रेड निकालेंगे, तो वो पहले सुनेगा, उसके बाद ब्रेड देखेगा। ओके उसके बाद आप बोलेंगे कि मेरे पास बटर है, वो भी साइड में रखे, मेरे पास बटर है, फिर बटर निकालेंगे। तो वैसे सब चीजें आप पहले उसको सुनवाना है। तो जैसे हमने बताया कि पहले बच्चे को सुनवाना है और उसके बाद उसको दिखाना है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि घर पे ये चीज के ऊपर आप फोकस कीजिए, सुनने के ऊपर। मैम हमारा चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया है। हाँ, मेरा 3 साल का बेबी है, उसका वोकलाइजेशन नहीं है अभी, 4 मंथ्स हुए हैं एक्टिवेशन को, क्या कर सकते हैं घर पर हम? हाँ तो एक्टिवेशन के बाद आपका रेगुलर दूसरे मैपिंग हुए हैं या नहीं, ये देखो। जैसे मैंने पहले मैपिंग हो चुके हैं, कितने हुए हैं? 4 या 5 मैपिंग हो चुके हैं। मतलब उसको हियरिंग प्रॉपर है, अंडरस्टैंडिंग भी वो चीजों को समझ रहा है, बट अभी उसका वोकलाइजेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ अभी बिल्कुल भी नहीं, यानी कुछ तो, यानी शब्द नहीं बोल रहा है कि वोकलाइज नहीं कर रहा है? ये बस दैट्स इट। अम्मा अम्मा वो बहुत टाइम से बोल रहा है, जैसे हम कुछ बोले आ ई ऊ, मतलब नथिंग, मतलब मुंह बना देगा, लिपसिंग कर देगा, बट वर्ड नहीं निकल पा रहा। तो वर्ड तो टाइम लगता है रोशनी। क्योंकि अभी 3 साल का बच्चा है, तो यानी अभी 3 साल तक बच्चा सुन नहीं रहा है, राइट? और अभी सुनने का स्टार्ट हुआ है, तो फॉर एग्जाम्पल 3 साल तक उसके ब्रेन तक अच्छे से सिग्नल नहीं जा रही थी। ओके तो वो एरिया थोड़ा जैसे एक्टिव नहीं रहता है। अभी 4 महीने से वो सिग्नल जा रही है उसके ब्रेन तक, और अभी वो एक्टिवेशन स्टार्ट हुआ है, अभी वो कनेक्शंस बन रहे हैं, न्यूरल कनेक्शंस। तो उसको आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स मैं ये बोलूंगी कि आप अपने ऑडियोलॉजिस्ट से भी बात कीजिए, बिकॉज ये मैं बोल नहीं सकती हूँ, बिकॉज मैं बच्चे को जानती नहीं हूँ कि कुछ और इश्यूज है या नहीं। तो वो आप खुद अपने ऑडियोलॉजिस्ट से भी आप संपर्क कर सकते हैं। ओके बट द मेन थिंग इज कि 3 साल तक उसके ब्रेन तक सिग्नल गई नहीं है, तो अभी
हाँ, आप तो या थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, और उसको सुनने, तो वोकलाइज करने के लिए उतना प्रेशराइज नहीं करो उसको, सुन के रिसेप्टिव लैंग्वेज, वो हमारे दिमाग में क्या होता है, एक रिसेप्टिव लैंग्वेज बनता है, रिसेप्टिव लैंग्वेज का बैंक बन जाता है। रिसेप्टिव लैंग्वेज यानी हम भाषा कैसे सीखते हैं, पहले हम भाषा सीखते हैं, सुन के भाषा सीखते हैं, और वो जैसे हमारे दिमाग में भाषा का एक बैंक बन जाता है, अच्छा सा बैंक बनता है। जब भी वो बैंक, जैसे फिक्स डिपॉजिट में आप पैसे डालते हो रेगुलरली, वैसे हमारे भाषा की बैंक बनती है ब्रेन में, और फिर वो फुल होता है तभी बच्चा वोकलाइज करने का स्टार्ट करता है। कि जैसे अभी फिक्स डिपॉजिट आपकी पक गई और आपने विड्रॉ किया, तो वैसे तो आपको पहले वो रिसेप्टिव लैंग्वेज ब्रेन में बनानी है, उसके बाद एक्सप्रेसिव लैंग्वेज आएगी। ओके, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। हाँ, मैं इशिका की मम्मी बोल रही हूँ नागपुर से। हाँ, और ये 12 साल पूरा कंप्लीट हो गया है उसका, तो उसको पूरा वाक्य में बात नहीं करती है, और मेरे साथ कोई पड़ोसी बात करती है उसको समझ में नहीं आता, वो फिर बाद में पूछती है कि ये क्या बोल रहे थे करके। तो जैसे मैंने बोला, पहले तो आपको चेक करना है कि उसके रेगुलर मैप्स हो रहे हैं या नहीं, और उसका ऑडियोग्राम हुआ है या नहीं, इम्प्लांट जो है वो अच्छे से चल रहा है या नहीं, उसका कॉइल केबल अच्छे से चल रहा है या नहीं, वगैरह वगैरह। तो वो चीज आपको पहले ध्यान में रखनी है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि इम्प्लांट भी बहुत पुराना हो जाता है, या उसके माइक्रोफोन कवर्स आप रेगुलरली चेंज नहीं करते हो, तो वहां पे भी दिक्कत आती है। उसके कॉइल केबल भी, उसमें कुछ इश्यूज हो गया है, कहीं कुछ टूट गया है या वगैरह, तो क्लियरली सिग्नल ब्रेन तक नहीं जाती है। तो वो चीजें पहले आपको तय करनी है, ओके। उसके बाद आगे हम देख सकते हैं कि वो पूछती है। पर जब भी वो बच्चा, आपका बच्चा जब भी पूछता है कि ये क्या बोला, तो आप क्या करते हो? फिर बाद में बताते हुए ऐसे ऐसे बोला करके उसको समझा के बताते, फिर समझ जाती है। राइट, लेकिन पूरे वाक्य में बात नहीं करती ना ये। अभी 12 राइट, साल की हो गए कंप्लीट। राइट। और उसका इम्प्लांट कभी हुआ था? वो 6 साल की हुई थी तब। हाँ, तो अभी आप देखो कि 6 साल की हुई थी, तो 6 साल तक उसका ब्रेन में सिग्नल नहीं जा रहा था, राइट? और उसके बाद उसकी अभी 6 साल से उसका इम्प्लांट हुआ है, रेगुलरली उसका थेरेपी वगैरह हो रहा है, आप गाइडेंस ले रहे हैं घर पे, तो ये चीजें के ऊपर आपको फोकस करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगेश जी पूछ रहे हैं कि 3 साल के ऊपर इम्प्लांट करके हुआ है तो अभी भी कितनी बार मैपिंग करानी चाहिए? हम जो फॉलो करते हैं कि हर 3 महीने में रेगुलर मैपिंग हम करते हैं। हाँ, तो हम वो अभी मतलब बहुत अच्छा सा स्पीच बोलती है, मतलब 20 लाइन का 25 लाइन का स्पीच भी वो बोल लेती है। पर वो मैम बोल रही है हमारे ऑडियोलॉजिस्ट कि अभी 1 साल में 1 बार काफी है। तो सही है क्या, मतलब 3 महीने में करनी चाहिए? तो देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ सही है या गलत है, मैं बोल रही हूँ हम जो फॉलो करते हैं, हम हर 3 महीने में मैपिंग करना फॉलो करते हैं। ओके, ओके, हर ऑडियोलॉजिस्ट खुद प्लानिंग करते हैं, पर हम ये प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, और मैपिंग के बाद हम ऑडियोग्राम लेते हैं और देखते हैं कि ऑडियोग्राम में बच्चा अच्छे से सुनता है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी बेटी छोटे छोटे वर्ड्स बोलती है मगर वो ज्यादा बात नहीं करती, तो उसे ज्यादा बुलाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो ये छोटे छोटे वर्ड्स बोलती है, ज्यादा बात नहीं करती है, तो थोड़ा बैकग्राउंड आप देंगे तो मैं आपको थोड़ा और बता सकूंगी। अभी थोड़ा थोड़ा मतलब वो बोलती है, जैसे पानी दो, खाना दो, ये सब वर्ड्स बोलती है, मगर जैसे कोई एक्टिविटीज वगैरह लेती हूँ तो खुद से मतलब कुछ शब्द वो खुद से निकालती नहीं, जब मुझे बोलना पड़ता है या मॉडलिंग देना पड़ता है तभी वो बोलती है, रिपीट कर लेती है अच्छे से,
लेकिन खुद से नहीं बोलती है वो हाँ, वर्ड। तो उसको ऐसा क्यों, मतलब इम्प्लांट उसके होके लिए मुझे कितना कुछ टाइम हो गया है? इम्प्लांट नहीं है मैम, वो हियरिंग एड है। हियरिंग एड है, ओके ओके। और उसका क्या लॉस है? सीवियर है उसका। ओके, तो आपको वो, जैसे मैंने बताया कि पहले तो एक रिसेप्टिव लैंग्वेज की बैंक जब तक उसके दिमाग में नहीं अच्छे से बनती है तब तक वो खुद नहीं बोलेगी। जैसे अभी आपने बताया कि एक एक शब्द बोलना उसने शुरू किया है, तो दैट इज गुड। आप भाषा कैसे देते हैं उसको? शब्द में देते हैं या वाक्य में देते हैं? छोटे छोटे शब्द में शब्द पहले बोलती थी, लेकिन अभी छोटे छोटे वाक्यों में देती हूँ हाँ, उसको। तो वही हो गया। तो हम जब भी बच्चे से बात करते हैं, जब भी हम भी छोटे थे, तो हमारे माता पिता ने हमको शब्द से शुरू नहीं किया ना, हमसे भी वो लोग वाक्य में ही बात करते थे, राइट? तो हमको हमेशा हमारे बच्चों के साथ छोटे छोटे वाक्य में ही बात करनी है, क्योंकि हम जो शब्द में बात करेंगे तो वो भी शब्द में बात करेंगे। अभी आप वाक्य में बात करेंगे तो उसको अभी टाइम लगेगा वापस वाक्य सीखने के लिए। ओके? हाँ, तो अभी आप मेक श्योर कीजिए कि आप वाक्य में, छोटे छोटे वाक्य में हमेशा बात करें और शब्द में नहीं। ओके? सपोज वो शब्द में बात करती है तो वो शब्द को थोड़ा सा आप एक्सटेंड कीजिए। सपोज वो बोलती है मोबाइल, तो आप बोलो हाँ ये मोबाइल है। तो आपने क्या किया, उसका एक मोबाइल शब्द को ज्यादा बड़ा किया। ओके? आयशा खान, हमारा उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडियोग्राम क्या हर मैपिंग के बाद करना चाहिए? और अगर बच्चे की थेरेपी पूरी हो गई है तो भी ऑडियोग्राम करना चाहिए? हाँ, तो ये हम प्रोटोकॉल हमेशा फॉलो करते हैं आयशा, कि मैपिंग के बाद ऑडियोग्राम लेना, क्योंकि ऑडियोग्राम से हमको पता चलता है कि बच्चे की लिसनिंग स्पीच बनाना में है या स्पीच बनाना के ऊपर है या नहीं। ओके? तो ऑडियोग्राम आफ्टर एवरी मैप इम्पॉर्टेंट है, हम ये फॉलो करते हैं। हाँ हेलो मैम, जैसा मॉडल रहता है, जैसे मॉडल के हिसाब से क्या रोल रहता है? जैसा न्यूक्लियस 6 है, कांसो है, वायरलेस वाला कांसो आ गया अभी, 512 वाला है, के उसके बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ, तो एक्चुअली ये हमारा जो सेशन है वो थेरेपी के ऊपर है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम उसके ऊपर स्पेंड नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हमारे ऑडियोलॉजी के काफ़ी सेशंस ऑलरेडी हो गए हैं जयवंत। तो यहाँ पे आपका प्रश्न आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है ना? नहीं मैम, वो ग्रुप में नहीं हो। आप ग्रुप में नहीं है तो आप शायद यहाँ पे बेरोज या जूली को आप अपना नंबर भेज सकेंगे, वो ग्रुप में ऐड करेंगे, वहां पे डिस्कशन होगा हमारे ग्रुप में। आपका जो भी सवाल है ये चीज के ऊपर आप डाल सकते हैं और आपको रिस्पांस मिलेगा। ओके मैम। वर्षा जी का दूसरा सवाल है, उनका बेटा 7 साल का है, 2 to 3 सेंटेंसेस बोलने में प्रॉब्लम करता है। ओके, तो वर्षा जी आपका थोड़ा सा डिटेल देना पड़ेगा, इम्प्लांट कभी हुआ है, इम्प्लांट हुआ है नहीं हुआ है, और कितना टाइम हो गया, रेगुलर मैपिंग हो रहा है या नहीं उसका। हेलो मैम, मैं वर्षा बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। मैम मेरे बेटे का इम्प्लांट अभी 2 साल पहले हुआ है। उसके पहले उसको 2-2.5 साल से हियरिंग एड पे थेरेपी की है हमने। तो मैम वो जैसे उसे सेंटेंस बताए हमने 2 से 3, तो वो क्या करता है, सुनता नहीं है, गड़बड़ कर देता है सेंटेंस में। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि शायद उसे सुनने में तकलीफ है या फिर समझने में मैम। हाँ, तो एक तो चीज आपको पहले देखना है कि वो कितनी आइटम मेमोरी याद रख सकता है। यानी आप वो जब भी आप बोलेंगे कि मुझे बॉल दो वगैरह वगैरह, तो उसमें से सपोज सब्जियां आप पूछते हैं कि मुझे आलू दो, टमाटर दो, प्याज दो वगैरह वगैरह, तो वो कितना याद रखता है जी। ओके? तो वहां से आपको शुरू करना है। तो और दूसरी चीज कि वो उसका इम्प्लांट भी थोड़ा सा लेट से हुआ है और जी। उसको अभी 2.5 साल से इम्प्लांट है, राइट? जी। तो आप
सपोज गड़बड़ कर देता है तो आपको वो चीज वापस रिपीट करनी है, उसको वापस सुनवानी है। तो रिपीट करके वो वापस सही से बोल सकता है या नहीं वो आपको देखना है। और दूसरी चीज कि आपकी जो थेरेपिस्ट है या ऑडियोलॉजिस्ट है उनके साथ बात करना है। आपको ये डाउट है कि वो अच्छे से सुन नहीं रहा है या कुछ और है, जी तो उनसे संपर्क करके चेक करना है। ओके क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं आपके बच्चे को जानती नहीं हूँ, तो मैं एग्जैक्टली ये आपको उसका रिस्पॉन्स सही से नहीं दे पा रही हूँ। ओके क्योंकि थेरेपी में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें होती है, ऐसा क्विक फिक्स नहीं होता है। यस मैम, थैंक यू। वेलकम। मेरे बच्चे का एज 2.5 इयर्स है। 1.5 इयर्स से सब कुछ लिख सकता है, वो सुनने में ध्यान नहीं देता है, लिखने में ध्यान देता है। इम्प्लांट एज 8 months। ओके तो पहले तो दीप्ति आपको मेक श्योर करना है कि आप उसको सब चीज सुनाते हैं। ओके सब चीज सुनाना है पहले। सो जैसे मैंने बताया ना, उसको दिखाने के पहले उसको सुनवाना है। क्योंकि क्या करते हैं बच्चे, हमारे जो बच्चे हैं जिनको सुनाई नहीं देता अच्छे से, वो बहुत स्मार्ट रहते हैं। कुछ भी आंख से दिख गया तो वो फिर सुनने के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। सो जैसे मैंने बताया था ना कि सपोज मैं सैंडविच बना रही हूँ तो साइड में ब्रेड रखूंगी। पहले मैं बोलूंगी कि मेरे पास ब्रेड है और फिर निकालूंगी। हमेशा मेरा बच्चे को मैं साइड में रखूंगी, मेरे सामने नहीं रखूंगी। मेरे सामने रखूंगी तो वो लिप रीड करेगा। ओके तो सब चीज पहले सुनवा के उसको सिखाना है, उसके बाद आप वो ध्यान देगा। दूसरी चीज के रेगुलरली उसका मैपिंग वगैरह भी हो रहा है या नहीं, वो आपको चेक करना है। तो जैसे बोला वैसे मेरी बच्ची सुनती है पर लिखने में प्रॉब्लम है। जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी है रवि फंतम का। 2 साल हुए हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही रास्ते पे हैं या नहीं? हाँ तो एक तो उसका सही रास्ते पे है या नहीं तो बहुत महत्वपूर्ण का है कि आप बच्चे का रेगुलरली असेसमेंट करवाते हैं या नहीं। ओके तो असेसमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट एबीटी का, ऑडिटरी बबल थेरेपी का होता है। क्यों असेसमेंट के द्वारा हम देखते हैं कि बच्चे की क्या उम्र है और बच्चे की लेवल आज की तारीख में क्या है और उसका गैप क्या है और वो गैप हम कैसे भर सकें। क्योंकि हम हमेशा, हमारा काम ये रहता है कि गैप को भर के बच्चे को उसके सुनने के पीयर्स जो है, दूसरे बच्चे जो अच्छे से सुनते हैं, वो उम्र के बच्चे तक वो लेवल पे लाना है। जैसे बोला वैसे मेरी बच्ची सुनती है पर सुनकर लिखने में प्रॉब्लम आता है। ये रंजना राठौर पूछ रही है। रंजना, ये लिखने में दिक्कत आती है तो शायद, और मुझे वापस आपके बच्चे का केस नहीं पता है, पर कभी कभार हमारे बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। तो आई एम नॉट सेइंग कि आपके बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है, पर आपने जैसे सवाल यहाँ पे रखा है तो मैं ये बताऊंगी कि आपको ऐसा लगता है कि वो अच्छे से सुन पा रही है, अच्छे से समझ पा रही है और लिखने में दिक्कत आ रही है, तो उसका और एक असेसमेंट आप लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए करवा सकते हैं। If a child is not cooperative with parents at all at home and the child does her own without listening to her parents most of the time, in such cases, how to proceed AVT at home? तो पहले तो जैसे हमने सेशन में बताया कि शेड्यूल रखना बहुत महत्व का है। हमको खुद की लाइफ में डिसिप्लिन लाना है। एक टाइम पे उठना है, फिर खाना है, नहाना है, वगैरह वगैरह। और एक बार वो शेड्यूल आ जाता है बच्चे की लाइफ में तो फायदा हो जाता है। तो बच्चे को बहुत बार एज पेरेंट्स हम सोचते नहीं बेचारा, हम उसके ऊपर दया खाते हैं और उसको जो मन में आए वो करने देते हैं। जब भी हम ये करते हैं तो फिर वो बच्चा हाथ से जाता है। तो बच्चे को पता है कि मैं ये करूंगी, चिल्लाऊंगी तो मम्मी दे देगी।
सपोज आपने 2 बार बच्चा चिल्लाया और आपने नहीं दिया, पर तीसरी बार बच्चा और जोर से चिल्लाया और आपने दे दिया, तो बच्चे को पता है कि मैंने देखो थोड़ा जोर से चिल्लाया तो मम्मी ने दे दिया। ओके, तो ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि घर पे आप कैसे उसको थोड़ा डिसिप्लिन कर सके। ओके, बच्चे को डिसिप्लिन घर पे रखना है। ऐसा नहीं है कि सब बैठो उठो वैसे, पर वो हद से बाहर नहीं जाना चाहिए बच्चा। तो वहां थोड़ा आपको फर्मनेस की जरूरत है। जैसे आप नॉर्मल बच्चे जो है, टिपिकली हियरिंग बच्चा है, उसके साथ भी तो आप वही तरीका यूज करेंगे ना, आप उसको कुछ भी तो नहीं करने देंगे। वही तरीके से आप हमारे ये बच्चे को भी सेम तरीके से बड़ा करना है। Month wise chart, 2 words, 3 words are available. हाँ, मंथ वाइज चार्ट 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स, ये किसके लिए आपको चाहिए, क्या आप बोल रहे हैं? हेलो मैम, वो जो है जैसा समझ लो कितना प्रोग्रेस हो रहा है, या जैसा अपन बोल सकते हैं कि पिछले महीने में इतना बोला, 2 वर्ड्स निकाले, या फिर बाद में तीसरे महीने या चौथे महीने। ओके, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा जयवंत। तो ये मैं आप सबसे ये शेयर करना चाहूंगी कि जो टिपिकली हियरिंग बच्चे हैं, जो बच्चे जिनको सुनने की तकलीफ नहीं है, वो बच्चे जब भी 4 साल के होते हैं तो उनको, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि टिपिकली हियरिंग जो बच्चे होते हैं, जब भी वो 4 साल के होते हैं, तो वो 46 मिलियन वर्ड्स जानते हैं। कितने? 46 मिलियन वर्ड्स। ओके, तो अभी हमारे जो बच्चे हैं वो उनको वो लेवल तक कैचअप करना है। तो आपको लगता है कि 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स से फायदा होगा? हमको हमारे बच्चे को भाषा में मिलाना है। ये हमको एवीटी सुबह से लेके रात तक करनी है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि हम एज पेरेंट्स हम थेरेपी के लिए जब भी बच्चे को लेके जाते हैं, हमारे एक हफ्ते में 168 घंटे होते हैं। ओके, और जब भी हम थेरेपी के लिए हफ्ते में एक बार लेके जाते हैं बच्चे को 1 घंटे के लिए, तो वो 1 घंटा थेरेपी करके वापस हम घर पे आते हैं। जब भी हम घर पे आते हैं तो वापस 167 घंटे बच्चा हमारे साथ घर पे है। तो ये हमारी जिम्मेदारी रहती है कि हम बच्चे को सुबह से रात तक उसको भाषा में, और ऑलमोस्ट जैसे भाषा में डुबोना है, भाषा में मिलाना है। थैंक यू मैम। वेलकम। आप शायद एक कुछ थोड़ा सा टिप अटेंशन पे दे सकते हैं और फिर हम इस सेशन को एंड करना चाहेंगे। हाँ, श्योर। तो अटेंशन जो है, तो पहले तो जैसे हमने बताया कि ऑडिटरी अटेंशन पहले हमको तय करना है कि सिग्नल हमारे दिमाग तक, बच्चे के दिमाग तक, ब्रेन तक अच्छे से जा रही है या नहीं। तो सही मैपिंग हो रहा है, हियरिंग एड पे है तो सही हियरिंग एड है या नहीं, तो वो पहले तय करना है। उसके बाद सपोज हमने तय कर लिया कि वो सब सही है, उसके बाद हमको तय करना है कि हम हमारे जो शेड्यूल्स है सही से बना रहे हैं या नहीं। रेगुलर उसको एक रूटीन, टाइम टू टाइम रूटीन में उसको पढ़ाई कभी करनी, वो कभी करना, वो सब रूटीन रेगुलर है या नहीं। और फिर हमको सुनने पे उसका ध्यान खींचना है। तो विजुअल हमको नहीं दिखाना है, बच्चे को सुनने की पहले आदत डालनी है। ओके, तो जैसा बच्चा सुनने लगेगा और फिर वो भाषा में समझने लगेगा। सुनेगा नहीं बच्चा तो भाषा समझेगा नहीं, भाषा नहीं समझेगा तो उसके स्कूल वगैरह सब में दिक्कत होने को स्टार्ट होगी। दूसरी चीज के सपोज उसका अटेंशन में दिक्कत बहुत ज्यादा, ये सब आपने किया फिर भी दिक्कत आ रही है, तो फिर आपको वो दिमाग के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार हमारे बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी होती है।
तो वो जांच करते हैं साइकोलॉजिस्ट के क्या तकलीफ है और फिर वो हिसाब से स्ट्रेटजी देते हैं। एंड मैपिंग रिलेटेड जो इश्यूज जो आप बोल रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया कि हम ये फॉलो करते हैं कि हर 3 महीने में हम रेगुलर मैप करते हैं, मैपिंग के बाद ऑडियोग्राम करते हैं, तो वो चीज हम फॉलो करते हैं। ओके। स्मृति जी का क्वेश्चन है कि बच्चे को ह्यूमर कैसे समझाया जाए। ओके। तो जितने आप ह्यूमर, जितने जोक्स आप समझाते जाएंगे उनके साथ, जैसे आप रेगुलर बच्चे के साथ आप जोक करते हैं, बहुत बार हम भूल जाते हैं हमारे बच्चे के साथ जोक करने के लिए, रिडल समझाने के लिए, और वो सब आता है जैसे कॉम्प्रिहेंशन बच्चे का बढ़ता है वैसे ये बढ़ता है। तो ह्यूमर आप रेगुलरली स्लोली छोटे छोटे जोक से स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच पेरेंट्स जुड़ने के लिए। और इनकेस आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में नहीं है, वी कनेक्ट फाउंडेशन का हिस्सा नहीं है, तो आप जो जूली बेरोज ने नंबर डाला है वहां पे आप खुद अपना नंबर भी डाल सकते हैं और ग्रुप में जुड़ भी सकते हैं। थैंक यू वैशाली, थैंक यू वेरी मच once again. थैंक यू बेरोज, थैंक यू जूली, थैंक यू फातिमा।